नमस्कार, मैं संदीप कुमार, विज्ञान अध्यापक, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोंद कलां विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में पाठ 13 ध्वनि के विषय में पढ़ेंगे। आप सभी ध्वनि शब्द से परिचित हैं। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ध्वनि हमें एक दूसरे से संपर्क करने में सहायता करती है। आइए एक प्रयोग द्वारा समझते हैं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। अपने घर में किसी धातु के बर्तन को इस प्रकार लटकाइए कि किसी दीवार को न छुए। अब किसी छड़ी से इसे टकराइए। ध्वनि उत्पन्न होती है। आप इस बर्तन को छू कर देखिए। बर्तन छूने पर कंपन का एहसास होता है। इससे हमें पता चलता है कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। हम यह भी अनुभव करते हैं कि बर्तन छूने पर ध्वनि समाप्त हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छूने पर बर्तन की सतह कंपन करना बंद कर देती है। परिणाम स्वरूप ध्वनि भी समाप्त हो जाती है। आप इस प्रयोग से पहले अपनी मम्मी की इजाज़त ज़रूर ले लें, नहीं तो शोर करने पर आपको डांट भी पड़ सकती है। विभिन्न वाद्य यंत्रों से कंपन के कारण सुरीली ध्वनि उत्पन्न होती है। यह जानने का प्रयास करें कि विभिन्न वाद्य यंत्रों में उनके कौन से भागों के कंपित होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे वीणा में तानित मतलब कसी हुई तार के कंपन से, तबला में तानित अर्थात कसी हुई झिल्ली के कंपन से, बांसुरी में वायु स्तंभ के कंपन से, मंजीरे में धातु की कटोरियों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि मनुष्यों में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। बोलते समय अपने कंठ पर हाथ लगाइए। आप कंपन महसूस करते हैं। हमारे कंठ में वाक् यंत्र होता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक् यंत्र में 2 वाक् तंतु इस प्रकार कसे या तानित होते हैं कि वायु के निकलने के लिए एक पतली झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक बाहर की ओर निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। हम वाक् तंतु के कार्य को समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कागज़ को इस प्रकार मोड़कर बीच में छोटा सा छिद्र करते हैं। अब यदि इसे इस प्रकार पकड़कर हवा फूकें तो हवा उसी प्रकार बाहर निकलती है जैसे वाक् तंतुओं के बीच से। कागज़ का ये भाग उसी प्रकार कंपन करता है जैसे वाक् तंतु, और इसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। पुरुषों के वाक् तंतुओं की लंबाई 20 मिलीमीटर तथा महिलाओं के वाक् तंतुओं की लंबाई 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं। अब हम ध्वनि संचरण के विषय में पढ़ते हैं। ध्वनि संचरण का अर्थ है ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम हवा, जल या कोई ठोस भी हो सकता है। हवा में ध्वनि के संचरण के उदाहरण से तो हम हर दिन ही परिचित होते हैं। आप अपने मित्र से बात करते हैं, ध्वनि आपके मुंह से निकलकर हवा द्वारा आपके मित्र के कानों तक पहुंच जाती है। यदि हम किसी बर्तन में पानी भरकर उसमें घंटी को हिलाएं तो हमें पानी की सतह पर घंटी की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। इससे स्पष्ट हुआ कि ध्वनि तरल पदार्थों से भी गुजर सकती है। अब धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटाकर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने को कहिए। आप इस ध्वनि को स्पष्ट सुन सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि ठोस से भी गुजर सकती है। अब हम इस तथ्य की पड़ताल करते हैं कि क्या ध्वनि बिना माध्यम के भी संचरण कर सकती है। ऐसी जगह जहाँ कोई माध्यम नहीं होता उसे निर्वात कहते हैं। हमारे लिए पूरी तरह निर्वात जैसी परिस्थिति उत्पन्न करना मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। हम एक गिलास में मोबाइल रखते हैं। अपने मित्र से मोबाइल पर फ़ोन मिलाने को कहते हैं। गिलास के किनारों को हाथ से सटाकर पकड़िए। अपने मुंह को हाथों के बीच खाली जगह पर सटाकर रखिए।
गिलास की वायु मुंह द्वारा खींचते हुए गिलास में निर्वात जैसी परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयत्न कीजिए। आप पाएंगे कि मोबाइल से रिंगटोन बहुत धीमी सुनाई देती है। जैसे ही आप मुंह गिलास से हटाते हैं तो रिंगटोन की ध्वनि स्पष्ट और तेज़ सुनाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। यदि पूरी तरह से निर्वात उत्पन्न हो सकता तो ध्वनि बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। यह भी उल्लेखनीय है कि चांद जहां निर्वात है वहां अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। आप सभी जानते हैं कि हम कान द्वारा सुनते हैं। आइए कान की संरचना और इसकी कार्यविधि के बारे में संक्षेप में पढ़ते हैं। ये है हमारे कान की बनावट। ये कान का बाहरी भाग है। यह ध्वनियों को एकत्रित करने का कार्य करता है। ध्वनि यहाँ से एक नलिका में प्रवेश करती है। इस नलिका के अंतिम छोर पर एक तानित झिल्ली लगी होती है। इसे कर्णपट या कान का पर्दा भी कहते हैं। जब ध्वनि इस पर्दे से टकराती है तो यह पर्दा कंपित होता है। ये कंपन अंतःकरण में चले जाते हैं। यहाँ ये संकेतों में बदल जाते हैं। अंतःकरण इन संकेतों को मस्तिष्क में भेज देता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। आइए अब हम ध्वनि के कुछ गुणों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयाम के बारे में। क्या आपने कभी विचार किया है कि कुछ ध्वनियाँ तेज़ और कुछ ध्वनियाँ मंद क्यों होती हैं? आप भी कई बार तेज़ तो कई बार मंद आवाज़ में बात करते होंगे। तेज़ आवाज़ की प्रबलता मंद आवाज़ की तुलना में अधिक होती है। आवाज़ की प्रबलता में अंतर आयाम के कारण होता है। कंपित वस्तु अपनी विराम अवस्था से जो अधिकतम दूरी तय करती है उसे ध्वनि का आयाम कहते हैं। जितना अधिक आयाम होगा उतनी ही ध्वनि प्रबल होती है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। कुछ प्रमुख ध्वनियों की प्रबलता निम्न हैं, जैसे सामान्य श्वास 10 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल, औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता की ध्वनि को हम शोर की श्रेणी में रखते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आइए अब हम ध्वनि के एक और गुण के विषय में पढ़ते हैं। यह गुण है आवृत्ति। 1 सेकंड में पूरे किए गए कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम हर्ट्ज़ में मापते हैं। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 बार कंपन करती है तो उस वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति हुई 20 हर्ट्ज़। मनुष्यों में नर की आवाज़ की आवृत्ति लगभग 60 से 180 हर्ट्ज़ के बीच तथा महिलाओं की आवाज़ की आवृत्ति 160 से 300 हर्ट्ज़ के बीच होती है। महिलाओं की आवाज़ की आवृत्ति पुरुषों की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक होती है। इसी कारण महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से तीखी होती है। अब आप मच्छर और शेर की आवाज़ का इन गुणों के आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं। शेर की आवाज़ का आयाम मच्छर की आवाज़ के आयाम से अधिक होता है। यही कारण है कि शेर की आवाज़ मच्छर की आवाज़ से अधिक प्रबल होती है। मच्छर की आवाज़ की आवृत्ति शेर की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक होती है, इसलिए मच्छर की आवाज़ शेर की आवाज़ की तुलना में अधिक तीखी होती है। आवृत्ति के आधार पर ही श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं। हम 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक की ध्वनियों को ही सुन सकते हैं। ऐसी ध्वनियों को हम श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। 20 हर्ट्ज़ से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि तथा 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। मानव कान अवश्रव्य तथा प्राश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकते। कुछ जानवर जैसे कुत्ता तथा चमगादड़ प्राश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। पाठ के आधार पर शोर और संगीत में अंतर प्राप्त कीजिए। शोर से होने वाली अर्थात ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियों के विषय में अपने अध्यापकों, अभिभावकों तथा मित्रों से चर्चा कीजिए। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपायों पर भी चर्चा कीजिए। धन्यवाद।